हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट का, उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि उतना अब समय नहीं है कि आप लोग पूरे सब्जेक्ट का अध्ययन करें। तो जो भी सब्जेक्ट है जीएस में या साइंस में, तो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में अधिकतम नंबर लाना है। कहने का मतलब ये है कि समय कम बचा हुआ है और आप लोगों को नंबर जो है अधिकतम लाना है। तो बहुत ही तरीके से पढ़ना होगा, बहुत ही सिस्टमेटिक से पढ़ना होगा। पूरे किताब को आप अध्ययन नहीं करना होगा, उसी टॉपिक पर फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो आज मैं आप लोगों को उसी कड़ी के तहत जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, जो आप लोग देखिएगा जितने भी बीएसएससी आज तक एग्ज़ाम लिया है, चाहे सचिवालय का हो या इंटर लेवल का हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एनालिसिस करने के बाद हमको ये लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि वो बार बार उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि जो उसी टॉपिक से हर एक बार आ रहे हैं। तो पहले उस टॉपिक को पकड़ना होगा, उस टॉपिक पर आप लोगों को फोकस करना होगा जिससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। उसके बाद समय अगर बचता है पढ़ने के बाद तो और टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन पहले उसी टॉपिक को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं या पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के वैसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की भी संभावना ज़्यादा है। तो देखिए, ये है वीवीआई टॉपिक। आपको वीवीआई टॉपिक जो है लगभग 17 टॉपिक है। पॉलिटी में, भारतीय संविधान में ऐसे जो पढ़िएगा आप लोग टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उसमें से मैं आप लोगों को लगभग 17 टॉपिक छांट दिया हूँ और यही 17 टॉपिक को आप लोगों को अध्ययन करना। और इसमें 17 टॉपिक में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास अगर 10 दिन समय बचा, लास्ट में मान लीजिए कि 10 नंबर चल रहा है, 15 नंबर चल रहा है और आप लोगों को 27 नंबरों का एग्जाम है, 26 नंबर का एग्जाम है और 10 दिन 5 समय बचा हुआ है, तो उसमें भी इस 17 नहीं पढ़ना है, कुछ ही पढ़ना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे कि उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी सब टॉपिक हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। इससे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सचिवालय CGL 1 और CGL 2 में क्वेश्चन पूछे हैं या इंटर लेवल में भी पीटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें जब देखिएगा आप लोग नेशनल सिंबल में, तो इसमें देखिए क्या है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय तिरंगा, ध्वज मतलब तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु। इतने ही राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल उस पॉइंट को बता रहा हूँ, केवल उस टॉपिक को बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिख कर डिस्कस करेंगे तो वक्त ज़्यादा समय लगेगा आप लोगों के पास। चूँकि वक्त की कमी है आप लोगों को, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, अगर नहीं है तो आप लोग ले लीजिए मार्केट से। क्वेश्चन बैंक है, स्पार्क पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, या और भी पब्लिकेशन होगा, तो क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, आप लोग उस क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। तो उसमें क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो ये टॉपिक को आप लोग पर कमांड होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक टॉपिक पर आप लोग कमांड बनाइए, और जितने भी इसमें सब टॉपिक है, ये जो देख रहे हैं LM तक है, जितने भी सब टॉपिक है इसको आप लोग कमांड कीजिए। जैसे राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी देखना है। राष्ट्रीय फल का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम। मान लीजिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ज्ञान है, राष्ट्रीय गान कौन लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, कब लिखा गया, उस समय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब उससे जितने भी संबंधित फैक्ट बन रहे हैं उस सारे फैक्ट को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग। इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग का मतलब ये हुआ, जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं, जिनका जीएस थोड़ा सा वीक है, उनको संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग में समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े होंगे पहले से वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि संवैधानिक आयोग वैसे आयोग को कहते हैं जिस आयोग का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। ये बात याद रखिए आप लोग, संवैधानिक आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद आर्टिकल में किया गया है तो वैसे आयोग को संवैधानिक आयोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, ये किस अनुच्छेद में 324, ये क्या है? संवैधानिक आयोग है। चूँकि इसलिए कि ये अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान की शुरुआत से ही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, तो क्या है? संवैधानिक आयोग है। मतलब जिसका वर्णन किसी न किसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है तो संवैधानिक आयोग है, और जिसका वर्णन, जिस आयोग का वर्णन किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है वो असंवैधानिक आयोग है। जैसे मान लीजिए नीति आयोग। अब आप लोग से पूछा जाए कि नीति आयोग भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद में नहीं है। क्योंकि नीति आयोग अनुच्छेद में है, ये नहीं है, तो जो अनुच्छेद में नहीं है वो असंवैधानिक आयोग है। क्योंकि असंवैधानिक आयोग का निर्माण जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास होता है, विधेयक पास होता है, उसके अंतर्गत जो अधिनियम बनता है, उससे जो आयोग बनकर आता है वो असंवैधानिक आयोग है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, नीति आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ। जितने भी इस तरह के आयोग देख रहे हैं जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, वो सारे के सारे आयोग असंवैधानिक आयोग है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन सा आयोग असंवैधानिक है। और असंवैधानिक के भी जितने भी आयोग देख रहे हैं इसकी स्थापना पूछता है। जैसे सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963 में। योजना आयोग 1950 में। नीति आयोग की स्थापना, इस तरह से महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना पूछ लेता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बस यही पूछते हैं। दो तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला कि कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन असंवैधानिक है, पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो असंवैधानिक आयोग है इसका स्थापना कब हुआ, और इसमें पूछेगा कि जो संवैधानिक आयोग जो देख रहे हैं ये किस अनुच्छेद में वर्णन है। इसमें अनुच्छेद पूछेगा और इसमें स्थापना पूछेगा। तो इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। जो भी आप लोग के पास बुक होगा, बुक रखे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उस बुक में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खोज करके उसको आप लोग बहुत ही धैर्य से, बारीक से अध्ययन कीजिएगा इसको। उसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो संविधान का इस शुरुआती टॉपिक है। क्या है? संविधान के भाग, विदेशी स्रोत, संविधान संशोधन, अनुसूची और अनुच्छेद। ये जितने टॉपिक देख रहे हैं, सब टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कहने का ये है कि संविधान के भाग, मतलब संविधान में कितने भाग हैं जानते हैं आप लोग? 22 भाग है। उसके बाद विदेशी स्रोत, मतलब संविधान का जो निर्माण हुआ उस निर्माण में किसका किसका योगदान है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान प्रभावित है। जैसे मान लीजिए चलिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो आप लोग ये जानते होंगे। आयरलैंड से नीति तत्व लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, अफ्रीका से संविधान संशोधन। मतलब आप लोग रिसेंट में क्राउन में ये पढ़े होंगे। तो विदेशी स्रोत कहाँ से लिया गया, उसका संविधान संशोधन, जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अनुसूची, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं 12, उस अनुसूची में कितने सूचियाँ हैं? अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, से 12 अनुसूची हुई। 7वीं अनुसूची देखिएगा, उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची, और एक और होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, वो अलग है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो अनुसूची इस तरह से हो गई 12 अनुसूची। उस अनुसूची, किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? जैसे पंचायती राज अधिनियम है, किस अनुसूची में है? 11वां सूची में है। नगर पालिका किस अनुसूची में है? 12वां सूची में है। पहला में क्या है, दूसरा में क्या है, 10वां में क्या है, दल बदल है, 8वां में क्या है, भाषा है। मतलब इस तरह से जितनी भी सूचियाँ हैं उसको आप ओवरऑल देख लीजिएगा उसको। अब अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जो मैं इसके पहले वीडियो में अनुच्छेद का आप लोग का PDF प्रोवाइड किया था, टेलीग्राम चैनल पर देखे होंगे आप लोग। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूँगा तो उस सारे का सारे PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा और जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ये हुआ अनुच्छेद। तो ये तीसरा टॉपिक था
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने देखा। अब अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जो कि कल के क्लास में आप लोग को मैं बता चुका हूँ। स्थानीय स्वशासन, उसमें आप लोग देखिएगा, स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत और नगर पालिका की चर्चा कल मैंने किया था, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं किया हूँ कल की चर्चा। इसमें बहुत सारे और भी फैक्ट हैं, तो केवल मैं आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ से आप लोग को पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। सारे टॉपिक पर नहीं फोकस करना है, बहुत कम टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को। उसके बाद एक और टॉपिक आता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का भी एक पार्ट है, ये भी स्थानीय स्वशासन का ही एक भाग है। फिर भी इससे क्वेश्चन सेकेंड सीजीएल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से इसी टॉपिक से पूछा गया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। इसका भी मैं आप लोग को इसके पहले जो वीडियो था, लगभग 10, 15, 20 दिन पहले का वीडियो होगा, उसमें देखिएगा। उसमें जब प्लेलिस्ट में जाइएगा उसमें देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित जो भी फैक्ट मैं आप लोग को दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसमें मैं आप लोग को डाल दिया हूँ। और उसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक के सीजीएल एग्जाम में, उसको मैं आप लोग को बताया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसका मैं कवर कर दिया हूँ। अगर फिर भी आप लोग समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास पुनः करूँगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है स्वतंत्रता पश्चात राजनीति, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्रता पश्चात राजनीति का मतलब ये हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसे पूछता है क्वेश्चन, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत राष्ट्रपति थे, ये पूछा है। पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ, तो क्या ये सारे क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्व के हैं? नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्वतंत्रता पश्चात के हैं। तो स्वतंत्रता पश्चात की जो राजनीति है उसको भी आप लोग को दिखना होगा। तो इससे क्वेश्चन लगभग भी पूछे गए, जितने भी एग्जाम हुए बीसीसी द्वारा लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला टॉपिक जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, तो न्यायालय आप लोग जानते होंगे, शीर्ष पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो तीनों कोर्ट को मतलब ऊपरी सतह पर, ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपरी सतह पर केवल देख लेना है। तो ये हुआ ये टॉपिक कंप्लीट। अब है आप लोग का दो सबसे लंबा टॉपिक है, संसद और विधानमंडल। ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का सबसे लंबा टॉपिक और सबसे पेचीदा टॉपिक है, संसद और विधानमंडल। तो आप लोग जानते होंगे संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है, उसी तरह से विधानमंडल का निर्माण होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से। तो समय हो तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर समय नहीं बच रहा है तो इसको अभी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोगों को तो पढ़ना होगा। विधानमंडल को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब बिहार के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में एग्जाम हो रहा है, तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। तो बिहार स्पेशल में आप लोग पढ़िएगा तो उसमें तो आप लोग को ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि दोनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए, ऊपरी सतह पर ही सही, लेकिन उसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद है अगला, इसको हम देखते हैं क्या लिखा है। जमानत राशि, गणपूर्ति को कोरम्ब कहते हैं। उस बाद विपक्षी दल की मान्यता। ये तीन जो शब्द होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, बहुत ही कन्फ्यूजिंग शब्द हैं। ये देख करके आप लोगों को कन्फ्यूज लगता होगा कि जमानत राशि क्या है, गणपूर्ति यानी कोरम क्या है, विपक्षी दल की मान्यता का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस पर नज़र डाल देता हूँ क्या है ये। जमानत राशि का मतलब ये होगा, जब कोई भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो केंद्र में, या राज्य विधानसभा का हो, या पंचायत लेवल का चुनाव हो, जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको कुछ अमाउंट पैसा चुनाव आयोग के खाते में जमा करना पड़ता है। ये जो निर्धारण होता है पैसे का, वो संसद करती है कि कितना पैसा अपना इसका निर्धारण किया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो पैसा जमा होता है, अगर कोई उम्मीदवार लोकसभा, अगर हम लोकसभा का उदाहरण कर चलते हैं, अगर कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, अगर लोकसभा के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सीट से खड़ा होता है, अगर वैध मत जितना भी वोट पड़े, तो उस वैध मतों का अगर उसका 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है, मान लीजिए कि उस चुनाव में 100 वोट पड़े, वैध वोट
तो उस 100 वोट का 1/6 जितना हुआ, 100 वोट का 1/6 करेंगे तो जितना हुआ उससे अगर कम वोट लाता है तो जमानत राशि जो है, जितना पैसा जमा किया है वो जब्त हो जाएगा, वो पैसा उसको रिफंड नहीं मिलेगा, वो जब्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमानत राशि का जो अंक है वो क्या है, 1/6 से कम नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं जमानत राशि जब्त हो जाना, जिसका 1/6 वोट से भी कम उसका वोट आ रहा हो, उसको कहते हैं जमानत राशि। अब बात करते हैं गणपूर्ति कोरम क्या है। गणपूर्ति कोरम का मतलब ये हुआ, गणपूर्ति को इंग्लिश में कोरम कहते हैं। तो गणपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा के संदर्भ में देखें तो लोकसभा की बैठक अगर राष्ट्रपति बुलाते हैं किसी भी संबंध में, कोई भी राष्ट्र का मामला हो या किसी तरह की मामला हो, अगर राष्ट्रपति लोकसभा का आहूत करते हैं, बैठक बुलाते हैं, तो उस बैठक में कम से कम, अगर लोकसभा के 550 मेंबर है, आप लोग जानते हैं अधिकतम, तो 550 का 10% यानी 1/10 कितना हुआ, 55। तो कम से कम 55 लोकसभा के मेंबर वहाँ उपस्थित होना चाहिए, तब ही बैठक आहूत होगी, तभी बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर 55 सदस्य मौजूद नहीं है तो बैठक नहीं बुलाया जाएगा, बैठक को वहीं पर डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ये हुआ गणपूर्ति कोरम। अगला है विपक्षी दल की मान्यता। विपक्षी दल की मान्यता का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ये वर्तमान सरकार है और इसके विपक्ष में कौन बैठा है, कांग्रेस की सरकार। तो विपक्ष में भी बैठने के लिए जो लोकसभा की जितने सीटें हैं 550, उसका 10% यानी 1/10 उतना सीट लाना जरूरी है, यानी 55 सीट, 1/10 कीजिएगा 550 का तो 55 सीट आएगा। तो जो भी पार्टी विपक्ष में बैठेगी उसको 55 सीट कम से कम लाना जरूरी है। अगर कांग्रेस बैठी है तो उसको 55 सीट कम से कम लाना जरूरी है। अगर भविष्य में अगर बीजेपी बैठती है विपक्ष में तो कम से कम 55 सीट लाना जरूरी है। अगर 55 सीट से कम लाएगी तो विपक्ष का मान्यता उसका खत्म हो जाएगा। तो गणपूर्ति और विपक्षी दल की मान्यता के लिए एक ही शर्त है, क्या, तो 1/10 यानी 10%, और जमानत राशि के लिए 1/6, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कौन, इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। पहली बात ये कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। दूसरी बात कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन कौन से शर्त हैं या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए कौन कौन से शर्त हैं। ये दो क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे। पहला कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, यही पूछता है, चुनाव चिन्ह क्या है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पहले तो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगा, कोई भी पार्टी पहले राज्य स्तरीय बनेगा। तो राज्य स्तरीय बनने के लिए क्या क्या शर्त है, और राज्य स्तरीय जब बन गया तो उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्त है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में जदयू की पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, आरजेडी की पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, तो इसको जब राष्ट्रीय पार्टी बनना होगा तो कौन कौन से शर्त पूरे करने होंगे जिससे इसको राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। तो शर्त आप लोग को देखना होगा, किताब से पढ़ना होगा कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन कौन से शर्त हैं और राज्य स्तरीय पार्टी के लिए कौन कौन से शर्त हैं। तो ये हो गया। और अगला पॉइंट है अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल, जो भारतीय संविधान का शुरुआती चैप्टर रहेगा उसमें देखिएगा आप लोग कि अंतरिम सरकार कहिए या अंतरिम मंत्रिमंडल कहिए। तो इसमें दो तरह से पॉइंट दिए हुए हैं। क्या है, एक अंतरिम मंत्रिमंडल वो है जो स्वतंत्रता पूर्व था, जिसे 2 सितंबर 1946 मतलब सितंबर 1946 में गठन हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल का, और एक अंतरिम मंत्रिमंडल स्वतंत्रता पश्चात हुआ। तो दो अंतरिम मंत्रिमंडल, एक स्वतंत्रता पूर्व और एक स्वतंत्रता पश्चात। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन से विभाग या कौन से मंत्रालय किसके पास था, यह देखना है। कौन सा मंत्रालय किसके पास था, यही क्वेश्चन पूछता है। तो उसको आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से मंत्रालय हैं और उस मंत्रालय किन किन व्यक्तियों के पास हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को वहां से पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, जो बहुत ही फेमस टॉपिक आप जानते होंगे, 36 से 51 तक है। उसके बाद मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है 51 क में है, अनुच्छेद में, भाग 4 क में है। इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे मात्र 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला किस अनुच्छेद में है, दूसरा किस भाग में है, तीसरा किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य पाया, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया, तो डॉक्टर श्रवण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाया गया। बस मात्र 3 क्वेश्चन। या ऐसे ही पूछ सकता है
किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो इससे बहुत ऊपरी सतह पर क्वेश्चन पूछता है, 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, जो आप लोग ग्राउंड में या लूसेंट में पढ़े होंगे, उससे आप लोग का हो जाएगा वहाँ से। अब हम चलते हैं निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग हुआ, उसके बाद वित्त आयोग हुआ, उसके संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका देखिए कि संविधान का निर्माण शुरुआत से कब हुआ, जब संविधान सभा का पहले चुनाव होता है। ये जो टॉपिक संविधान का निर्माण, ये मैं आप लोग को बहुत शुरुआती वीडियो में 1-1.5 माह पहले उसको वीडियो में बनाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा आप लोग वहाँ पर, तो प्ले लिस्ट में ये जो टॉपिक है आप लोग को देखने को मिलेगा। संविधान का निर्माण बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताया हूँ वहाँ पर, इसलिए वहाँ जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक समाप्त हुआ। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बताए हैं, इसमें आप लोग को शुरुआत से जो 1 से लेकर के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 है, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से है। अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक भी नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग पढ़ने का। 1 पहले कंप्लीट कीजिएगा, 2 पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ तक भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक आप लोग को 9 तक कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये पूछिए कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मैं आप लोग बताया हूँ। अगर नहीं समझ तो पूछिए, मैं आप लोग बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।